हेलो एवरीवन, आई एम एजू सर। हमारा जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स चल रहा था फार्माकोकाइनेटिक्स में, उसमें हमने अभी तक कर लिया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। स्टडी ऑफ एडीएमई, द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है हमारा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ए, और डी से तुम्हारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन। ड्रग आपकी बॉडी में जब भी जाता है तो एब्जॉर्ब होता है वो आपकी बॉडी में पहले, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर वो मेटाबोलाइज होता है और फिर उसका एक्सक्रीशन होता है, यानी कि बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। तो अब तक हमने जो पढ़ लिया था ड्रग के बारे में वो हमने पढ़ लिया था एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। आज इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म। तो आइए समझते हैं थोड़ा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब हम सभी ने पढ़ा हुआ है। मेटाबॉलिज्म बचपन में, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। लेकिन अभी हम क्या डील कर रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। तो मेटाबॉलिज्म को एक बार समझते हैं क्या हुआ। आइडियल जो हमारी दवाई होती है, जो ड्रग होती है, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि ये है कोई ड्रग हमारी, ये हमारी बॉडी में गया, ये बॉडी में गया ड्रग हमारे, इसने अपना एक्शन दिखाया जो भी इसका काम था, और फिर उसके बाद ये आराम से निकल गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट हो गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर्स और इन सब के थ्रू। ये बेसिक चीजें हैं जो कि आइडियली ड्रग को करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये ड्रग नहीं निकल पाता यहाँ से, ये ड्रग मान लीजिए अगर नहीं निकल पाता, ये बॉडी में ही रह जाता है हमारा, जो ये ड्रग है यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी टॉक्सिसिटीज आएंगी, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी को। और अगर जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, जल्दी बाहर निकल जाता है, तो इससे क्या होगा, जो असर था डिजायर्ड वो नहीं दिखा पाएगा, एक्शन इसका नहीं देखने को मिलेगा हमें। तो अभी देखिए क्या होता है, बॉडी ड्रग को बाहर निकालने के लिए क्या कर सकती है। ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी के पास दो मैकेनिज्म है। या तो ड्रग को मेटाबोलाइज कर दे, जो उसका एक्शन है ड्रग का वो एलिमिनेट करने के लिए बॉडी क्या कर सकती है, या तो जो हमारी दवाई है उसको मेटाबोलाइज कर दे, और दूसरा क्या हो सकता है, या तो उसको एक्सक्रीट कर दे बॉडी से बाहर। ये दो चीजें हो सकती हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि कैसे होता है, क्या होता है। आज हम डील करेंगे इसमें, मेनली वो करेंगे मेटाबॉलिज्म को डील, मेटाबॉलिज्म। तो अब देखो मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला जो रिएक्शन होता है, जो प्रोसेस होती है, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं ड्रग को। इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी ताकि ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि आसानी से हमारी जो ड्रग है वाटर में सोल्यूबल हो जाए और आसानी से बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो सके, एक्सक्रीट हो सके। तो उसको एक्सक्रीशन के काबिल बना देना मेटाबॉलिज्म का पर्पस होता है। ड्रग को इस काबिल बना देना कि वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाए, बॉडी के बाहर निकल जाए। तो ये इसका पर्पस है मेटाबॉलिज्म का। अब एक बार समझते हैं किस तरीके से क्या होता है। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है मेटाबॉलिज्म की, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम ड्रग को क्या है, लेस एक्टिव से मोर एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर मोर एक्टिव को लेस एक्टिव में। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चीज को समझने में। उन्हें लगता है कभी कभी कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ हमारे ड्रग को मोर एक्टिव को लेस एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, वही मेटाबॉलिज्म होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में क्या है। जैसे कि क्या हो सकता है, ड्रग हमारा एक्टिव से
एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, इनएक्टिव फॉर्म में, या फिर हमारा जो ड्रग है एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर जो हमारा ड्रग है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं ड्रग की। या तो ड्रग एक्टिव है, वो इनएक्टिव हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म के बाद और आसानी से बाहर निकल जाएगा बॉडी से। एक्टिव है तो एक्टिव भी हो सकता है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जो कि अपना एक्शन दिखाए। फिर है अगला, इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, और इस केस को हम बोलते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे प्रोड्रग्स। तो हमने समझ लिया कि मेटाबॉलिज्म के टाइम पे ड्रग किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, एक्टिव से एक्टिव फॉर्म में भी, एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में भी, और इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ही। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो गया कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म सिर्फ इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज अ कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो अब अगली चीज जो आती है वो है कि भाई एम क्या है हमारे मेटाबॉलिज्म का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अभी हम सबने जाना था क्या जरूरत पड़ती है ड्रग को मेटाबोलाइज करने की। तो इसका पर्पस होता है टू मेक ड्रग वाटर सोल्यूबल। हमारा जो ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल बनाना, ये मेन पर्पस होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का, जिससे कि वो आसानी से एक्सक्रीट हो सके। किस तरीके से? देखिए मानिए ये है कोई ह्यूमन बीइंग, ये है कोई ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये इसका फूड पाइप है, ये इसका स्टमक है, ये इसके इंटेस्टाइन है, ये इसकी रेक्टम या एनस है। यहाँ पे होगा इसका ऑर्गन लिवर, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होंगे। फिर हमारा यहाँ पे जनरल सर्कुलेशन होगा बॉडी का, मान लेते हैं पूरी बॉडी में होगा, लेकिन मान लेते हैं ये जनरल सर्कुलेशन है पूरी बॉडी का, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी होंगे, मान लो किडनी, और यहाँ पे होगा हमारा किडनी से कनेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ से हमारी यूरिन पास होगी। इतनी चीज हमें समझ में आती है, ये हम देख पा रहे हैं। तो देखिए जब क्या होता है, हमारा ड्रग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ, इस जगह से होता हुआ, मान लो ड्रग हमारा अंदर जा रहा है, यहाँ पे से हमारा ड्रग था ये गया अंदर, ड्रग यहाँ से गया, फिर यहाँ से इसका जो ड्रग का मूवमेंट हुआ यहाँ पे जाने के बाद ब्लड वेसल्स में, इसे क्या बोलते हैं प्रोसेस को? एब्जॉर्प्शन। और फिर ये जब हमारे दूसरे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाके, जैसे लिवर हो गया और बाकी दूसरे जितने भी ऑर्गन्स हो गए, यहाँ पे जाके हमारा ड्रग है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं हम प्रोसेस को? ये यहाँ पे जैसे ये गया अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट जैसे हुआ, फिर यहाँ पे जब आया ये लिवर में, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग्स का 80 to 90% लिवर में होता है, कुछ केसेस में लंग्स में, किडनीज में और दूसरे ऑर्गन्स में होता है। तो जैसे ये हुआ, अब इसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद लिवर में मेटाबोलाइज होगा और ड्रग को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि आसानी से ये हमारा क्या हो, उसमें होने लगे, वाटर सोल्यूबल हो जाए। तो अब देखो हमारे ड्रग को क्या हुआ, ये ड्रग हमारा गया अंदर, गया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेटाबोलाइज होने के बाद इसका क्या पर्पस हुआ कि ड्रग को कन्वर्ट कर दिया जाए कुछ ऐसी फॉर्म में जिससे कि ये सॉल्युबल हो जाए वाटर में। वाटर में सॉल्युबल होगा तो ड्रग हमारा क्या होगा, आसानी से जा सकेगा हमारा किडनी में, किडनी से फिल्टर होने के बाद हमारा ड्रग सीधे आसानी से, किडनी से जब ये फिल्टर होगा हमारा ड्रग, तो जैसे मान लो कोई भी ड्रग है, ड्रग हमारी बॉडी में गया, ठीक है, यहाँ से होते हुए ड्रग गया। अब आपको पता ही है कि ड्रग का मूवमेंट होता है यहाँ से यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन।
ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद जब सर्कुलेशन में आ गया तो यहाँ पे होगा वो डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग ऑर्गन्स में। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा ड्रग के साथ, ये बाकी अपनी साइट पे पहुंचेगा जहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होना है। मान लेते हैं वो साइट है किडनी, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पहुंच गया, यहाँ इसका मेटाबॉलिज्म हुआ। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, ड्रग को तोड़ दिया गया जिससे कि ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि अब आसानी से ये पानी में घुल सकता है, वाटर सॉल्युबल बन सकता है। अब ये आ गया, वाटर सॉल्युबल होने से क्या होगा, ये हमारा जो भी है ब्लड में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये जब किडनी पे पहुंचेगा, किडनी पे क्या है, मान लो नेफ्रॉन्स होते हैं। ये देखो किडनी को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन्स, वो कुछ इस प्रकार से होती है। इधर आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ये किडनी का दिखाया है किस तरीके से होता है, ये एक रफ डायग्राम है नेफ्रॉन का। तो मानते हैं जब ड्रग आता है ना, लिपोफिलिक ड्रग है, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब आता है, यहाँ से समझो कि जैसे ये कोई आया ग्रीन कलर से, ये जो बनाया ये ड्रग आया, अगर ये लिपिड सॉल्युबल हुआ तो ये यहाँ पे इसे क्रॉस नहीं कर पाता, ये यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाता। लेकिन यहीं पे अगर यही ड्रग है वाटर सॉल्युबल, मान लो ये ड्रग है वाटर सॉल्युबल, डी जो जो ब्लू से बनाया है, तो ये क्या होता है, ये आसानी से यहाँ से क्रॉस कर जाता है इसको और फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद ये क्या है, यहाँ से आके हमारे सीधे यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा यहाँ से, और इस जगह से ये फिल्टर हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो आसानी से इसका एलिमिनेशन हो चुका होगा ड्रग का, और ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से आसानी से। तो ड्रग, आइडियल ड्रग क्या होता है, बॉडी में जाए, अपना असर दिखाए और फिर बाहर आ जाए बॉडी से। ये आइडियल प्रॉपर्टीज है ड्रग की। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अगर ड्रग है लिपिड सॉल्युबल तो बाहर नहीं आ पाएगा, और बाहर नहीं आ पाएगा तो वो बॉडी में जमा होने लगेगा। अगर किसी जहाँ पे भी पार्ट में जमा होगा तो टॉक्सिसिटी होने लगेगी, उसके पॉइजनस अफेक्ट ड्रग के वो आने लगेंगे। तो आइडियली ड्रग को अपना काम दिखाने के बाद बाहर आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से ही बनाया जाता है ड्रग को कि अपना काम दिखाए और फिर उसके बाद बाहर आ जाए। और बाहर निकालने के क्या तरीके हैं, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बना दिया जाए। वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए क्या करता है कोई भी चीज, वो ड्रग बॉडी हमारी क्या करती है, मेटाबोलाइज करती है, उसका मेटाबॉलिज्म कर दिया जाता है ड्रग का। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, ड्रग बन जाता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होने से क्या होता है, किडनी में पहुंच जाता है, लिवर में पहुंच जाता है, आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाता है। सिंपल सी प्रोसेस। क्यों मेटाबॉलिज्म किया जाता है, व्हाट इज द एम ऑफ मेटाबॉलिज्म, टू मेक द ड्रग वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल क्यों बनाया जा रहा है, ताकि आसानी से ड्रग बाहर निकल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने देखी। ड्रग गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ से एब्जॉर्ब, इसका मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर इसका एक्सक्रीशन हो जाए आसानी से किडनी से। इतना हमने समझ लिया ड्रग के बारे में। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने माना कि देखिए ये है लिवर आपका, ये आपका लिवर है, बाहर से इसमें आ गया ड्रग, ठीक है, ये ड्रग आ गया इसमें आपका, और फिर यहाँ से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं एक लिवर सेल को हम बड़ा एनलार्ज करके बनाते हैं। मान लो ये कोई हेपेटोसाइट है जो मैं इधर बनाने वाला हूं। अब ये कोई भी हेपेटोसाइट है ड्रग हमारा। हेपेटोसाइट क्या होता है, लिवर के सेल्स होते हैं हमारे। तो अब यहाँ पे मैं एक लिवर का सेल बनाने वाला हूं जिसे कि हम हेपेटोसाइट बोलते हैं। ये आपका हेपेटोसाइट हो गया, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा ड्रग बाहर से आया, ये मान लो हमारा ड्रग है आया बाहर से। तो अब कौन कौन से फेजेस में होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, होता है टू फेजेस में, फेज वन एंड फेज टू रिएक्शंस। इसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे। तो ये देखो क्या होंगे, इसके साथ होता है फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन के बाद क्या होता है इसके साथ, ये जो ड्रग है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये जो ड्रग है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा, और उससे अगली चीज और क्या हो सकती है, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा ड्रग के साथ। अगर ये यहां से हो गया ब्रोकन डाउन और ये इनएक्टिव में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद डायरेक्टली ये एक्सक्रीशन के लिए चला जाएगा,
और फिर उसके बाद क्या होगा, इनएक्टिव हो गया। लेकिन ज्यादातर ड्रग्स जो होते हैं, कुछ ड्रग्स, वो हर ड्रग नहीं होता इनएक्टिव, तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होते हैं, वो पहले से इनएक्टिव होते हैं लेकिन फेज 1 रिएक्शन होने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। तो प्रोड्रग इस चीज के एक्सेप्शन है। प्रोड्रग्स पे एक अलग से पूरा लेक्चर होगा आगे, उसमें हम समझेंगे कैसे प्रोड्रग्स काम करते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं, अब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, इसके बाद क्या होगा, अब इस वाले ड्रग के साथ अब ये जाएंगे फेज 2 के लिए। अब यहाँ पे इसके साथ होंगे फेज 2 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन। पहले में क्या जोड़ रहा था, फंक्शनल ग्रुप जोड़ने का काम कर रहे थे फेज 1 रिएक्शन। फेज 2 में होता है कॉन्जुगेशन ड्रग्स का। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, मान लो ये इनएक्टिवेटेड ड्रग था जो कि इधर से आया, अब इनएक्टिवेट ड्रग के साथ फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ गया था। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अब यहाँ पे क्या होगा, इसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन, अब इससे ये क्या हो गया, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, यानी कि ये ड्रग जो हो गया आयनाइज्ड हो गया। और मैंने एब्जॉर्प्शन में भी आपको बताया था, आयनाइज्ड ड्रग वाटर में सॉल्युबल होती है। तो अब ये क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल हो गया ये ड्रग हमारा। और ये वाटर सॉल्युबल ड्रग क्या होगा, अब ये तुम्हारा बाहर चला जाएगा आपके किडनीज में, और यहां से आपका एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझ लिया, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्या होगा। ड्रग आएगा हेपेटोसाइट के अंदर, लिवर के सेल के अंदर जाएगा, उसके साथ फेज 1 रिएक्शंस होंगे। पहले फेज 1 रिएक्शन में उसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ ड्रग्स होंगे जो फेज 1 में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं, अंदर जाके एक्टिव होते हैं। बाकी सारे ड्रग्स जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो पहले फेज 1 रिएक्शन में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा कोई ना कोई ड्रग के साथ। फिर फेज 2 रिएक्शन में क्या होगा, उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यानी कि वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। और वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो ड्रग आसानी से बॉडी के बाहर निकल सकता है। दो रास्ते होते हैं जहां से ड्रग निकल सकता है, या तो किडनी में आ जाए, हमारा फिल्टर कर ले किडनी उसे पानी के साथ घोल के वाटर सॉल्युबल बना के और उसे बाहर निकाल दे। दूसरा रास्ता जो होता है हमारे पास, वो होता है कि उसको बाइल के थ्रू निकाल दिया जाए। जो बाइल जूस हमारा होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में सीक्रेट होता है, वो भी तो वाटर है एक तरीके से, उसमें सॉल्युबल हो जाए ड्रग और बाहर निकल जाए पॉटी के साथ। तो एक्सक्रीशन के दो तरीके हो गए, या तो ड्रग को बाइल में सॉल्युबल बना दिया जाए, बाइल के साथ बाहर निकाल दिया जाए, या फिर यूरिन के फॉर्म में निकाल दिया जाए। ज्यादातर ड्रग्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो वाटर सॉल्युबल यूरिन के थ्रू ही होता है। तो ये दो तरीके हो गए। तो अभी तक हमने समझ लिया कि जो मेन पर्पस है मेटाबॉलिज्म का, वो है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव में कन्वर्ट करना नहीं है। मेन हमारा पर्पस क्या हो गया मेटाबॉलिज्म करने का, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना। वाटर सॉल्युबल क्यों बनाना, ताकि वो अगली प्रोसेस में जा सके, एक्सक्रीशन उसका हो सके, बॉडी से बाहर जा सके। इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। और मेटाबॉलिज्म दो फेजेस में होगा, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 में क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। और फेज 2 में क्या होगा, ड्रग के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात हमें क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं इसको। तो अभी आप जो देख रहे हैं सामने, ये है प्रोड्रग्स के एग्जाम्पल। ये क्या है, प्रोड्रग्स। प्रोड्रग क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में दिए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये है आपका कोई भी ड्रग जो कि बाहर से दिया जा रहा है, और इस पे लगा दिया गया ये है कैप, इसके ऊपर ये कैप लगा दिया गया, ये है कैप, और ये है ड्रग। और ये किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का, तो इसका ये जो कैप होगा, ये ड्रग अलग हो जाएगा, और प्लस इसका ये जो कैप है, ये इसका कैप अलग हो जाएगा।
और ये जो ड्रग निकल के आएगा ये कैसा होगा, एक्टिव। तो यही है पूरा प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट। प्रोड्रग होता है इनएक्टिव फॉर्म में, बॉडी में दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, फेज 1 रिएक्शन के बाद दिए जाते हैं, और उसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या होता है उसके बाद फेज 2 में जाके ये इनएक्टिव होते हैं। ज्यादातर क्या होता है फेज 1 में ही हो जाते हैं, लेकिन प्रोड्रग्स फेज 1 में एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद अपना असर दिखाते हैं जिस काम के लिए दिए गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, ये क्यों हमें आवश्यकता पड़ी प्रोड्रग्स की, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक हमारा पार्किंसनिज्म एक डिसीज हो जाती है। पार्किंसनिज्म में क्या होता है, पार्किंसनिज्म में क्या होता है, हमारा जो एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है डोपामिन, उसकी कमी हो जाती है। और अगर हम डोपामिन को डायरेक्टली दे देते हैं आपको ड्रग के फॉर्म में, सीधे दे देते हैं बॉडी में, ब्रेन के बाहर जाएगा ये सीधा, और बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, हमारे प्रेजेंट होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम्स। मोनोअमीन ऑक्सीडेज वो क्या करती हैं, इस ड्रग को बाहर अगर कहीं भी मिलता है हमारे सीएनएस के बाहर डोपामिन, तो इसको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस हिसाब से तो डोपामिन हम बाहर से देंगे काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने से पहले ही हमारी जो एंजाइम्स हैं बॉडी में प्रेजेंट वो उसे खत्म कर दे रही हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, इसकी जगह देते हैं इसका प्रोड्रग, प्रिकर्सर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, प्रोड्रग है किसका, डोपामिन का। लीवोडोपा जाता है हमारी बॉडी का, मान लेते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। अब जो लीवोडोपा जाएगा अंदर तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली डोपामिन देते हम तो ये डोपामिन डायरेक्टली इसको क्रॉस नहीं कर सकता हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, और बाहर ही डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा था। अब लीवोडोपा क्या है, ये इसका प्रिकर्सर है, प्रोड्रग है, ये आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और अंदर चला जाता है, क्रॉस करके अंदर जाके जब इसका वो होता है अंदर जाके ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद, और फिर जो भी इसका असर है वो दिखा देता है। तो ये जो पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोड्रग काम करता है हमारा, इसलिए हमें प्रोड्रग की आवश्यकता पड़ी। इतनी चीजें आप समझ गए। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोड्रग के, ये हम समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम कुछ निमोनिक भी बना सकते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेक्स सर्टेन ड्रग्स पावरफुल, इसमें कौन कौन से आ गए, प्रेडनिसोलोन, लीवोडोपा, जैसे अभी हमने समझा लीवोडोपा के बारे में। लीवोडोपा, एस इनहिबिटर्स, आपको पता ही है एस इनहिबिटर्स ड्रग दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। तो एस इनहिबिटर्स वो वाले ड्रग होते हैं जिनके एंड में प्रिल आता है, लेकिन दो ड्रग हैं इस कैटेगरी में, वो प्रोड्रग्स नहीं है। वो कौन सा होगा, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। और ये देखिए अलग अलग ड्रग हो गए, ये आप याद कर लीजिए। जैसे मिथाइल डोपा हो गया, मिथाइल डोपा भी इसका एक तरीके से प्रिकर्सर है। तो ये सारे ड्रग्स हो गए, क्लोपिडोग्रेल, साइक्लोफॉस्फामाइड, कार्बिमाजोल, डिपिवेफेरिन एंड प्रोग्वेनिल। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी एक पूरा लेक्चर होगा जो कि हम प्रोडक्ट्स पर ही लेंगे, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, क्या होता है, एक अलग से लेक्चर रखेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिलहाल हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म, डाइवर्ट ना होते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म का पर्पस होता है ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना, टू फेजेस में होता है, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा ड्रग कन्वर्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। फेज 2 रिएक्शन में हमारा ड्रग क्या होता है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि आसानी से वाटर सॉल्युबल हो सके वो। तो ये चीजें हमने समझ ली। फिर प्रोड्रग हमने जाना, प्रोड्रग ऐसा ड्रग है जो इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, अंदर जाके हमारी बॉडी में एक्टिव होता है। हमने जाना ड्रग होता है दो फेजेस में कंप्लीट। अब ये कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो फेज 1 और फेज 2 में होते हैं, इसको याद करने के लिए निमोनिक्स है हमारे पास। जैसे कि फेज 1 रिएक्शन में होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन और डीएमिनेशन। तो इसको याद कर सकते हैं हम ऑर्केड, ये एक निमोनिक है जिससे हम सारे रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। कौन कौन से रिएक्शन है जो फेज 1 में होते हैं, कौन से होंगे, ऑर्केड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन,
हाइड्रोलिसिस, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन और डीएमिनेशन। फेज 2 में कौन कौन से रिएक्शन आएंगे, इसके लिए भी हमारे पास निमोनिक है। इसमें आ जाता है जीएएमएस, गेम्स, ग्लूकुरोनिडेशन, ग्लूटाथायोनेशन, ग्लाइसिनेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन और सल्फेशन। इसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेज 2 रिएक्शन है वो है ग्लूकोरोनिडेशन। और ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके की एंजाइम से होते हैं, एक होती है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, एक होती है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो सारे जो फेज 1 रिएक्शन है वो होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम से, और फेज 2 होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से। लेकिन एक अकेला ग्लूक्यूरोनिडेशन एक अकेला ऐसा रिएक्शन है जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू होता है। तो ये हमको समझने वाली चीज है। ये सारे निमोनिक्स हो गए दोनों फेसेस के रिएक्शंस के नाम याद रखने के लिए, जो हम याद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होता है हमारा दो फेजेस के अंदर, फेज 1 और फेज 2 के अंदर। फेज 1 रिएक्शंस होते हैं कुछ, फेज 2 रिएक्शंस होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, पहले होता है हमारे फेज 1 रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म में, इसके बाद होते हैं फेज 2 रिएक्शंस, और कुछ बुक्स जो होती हैं वो के इसके बाद एक और फेज को मेंशन करती है, वो होता है फेज 3। तो ये फेज 3 किसको वो बताती हैं, एक बार इसको समझते हैं। सपोज कीजिए ये है एक हेपेटोसाइट, ये एक लिवर सेल है आपका हेपेटोसाइट, दिस इज अ हेपेटोसाइट। तो इस हेपेटोसाइट के साथ में देखिए क्या होता है, इसके ये जो सरफेस है यहाँ पे जैसे ये पंप लगी हुई हैं कुछ, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि ड्रग को बाहर निकालने का काम करते हैं, और कुछ ट्रांसपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ड्रग को इस सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। जो अंदर लेके जाते हैं इनको बोलते हैं इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। जो बाहर निकालते हैं इनको हम बोलते हैं ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। फेज 2 में जब हमारी ड्रग वाटर सॉल्युबल हो गई, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, वाटर सॉल्युबल ड्रग को क्या आसानी से बाहर निकल जाए। तो आसानी से बाहर कौन निकालेगा वाटर सॉल्युबल बनने के बाद ड्रग को, ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। और जब ड्रग बाहर होगा तो अंदर कौन लेगा सेल के, तो ये होते हैं इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। तो फेज 3 में यही होता है कि जो भी आपका जो मेटाबोलाइट्स बने हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। तो जो भी मेटाबोलाइट्स बने हैं उसे बाहर निकालने का काम करते हैं ईफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स। तो इसी को फेज 3 बोल देती हैं कुछ बुक्स। आ जाते हैं वापस हम अपने मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया आपको फेज 1 फेज 2 रिएक्शन होते हैं। अब इन रिएक्शंस को करता कैसे है, कौन सी चीजें होती हैं जो मदद करती हैं, ये रिएक्शन होते किस तरीके से हैं वो देखते हैं। अब इन रिएक्शंस को होने के लिए हेल्प करती हैं कुछ एंजाइम्स, एंजाइम्स। अब कौन सी एंजाइम्स हेल्प करती हैं, तो ये जो एंजाइम होती हैं ये दो तरीके की हो सकती हैं। एंजाइम्स ये जो हेल्प करेंगी, पहली होती है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, दूसरी होती है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स कौन सी होती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आपने जैसे सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऐसा स्ट्रक्चर ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे करके, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं। इसका दूसरा नाम माइक्रोसोम भी होता है। और इस पर जो नहीं प्रेजेंट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो ये चीजें हैं, ये हम इतनी सी बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन सी एंजाइम्स हैं। तो जैसे कि बताया, माइक्रोसोमल एंजाइम्स किस किस रिएक्शन को वो करती हैं, ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करेंगी। साइटोक्रोम P40 एंजाइम्स आ जाती हैं इसमें, फ्लेविन मोनोऑक्सीडेसेस आ जाती हैं, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन में मदद करती हैं। फेज 2 रिएक्शन मैंने बताया था कॉन्जुगेशन रिएक्शन होते हैं, और रिडक्शन में मदद करती हैं, हाइड्रोलिसिस में मदद करती हैं। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में जितने भी
तो आपके वो होते हैं फेज 2 रिएक्शन, वो सारे होते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू। सिर्फ एक रिएक्शन को छोड़ के वो होता है ग्लूकुरोनिडेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये वहां पर आया था। और कौन से रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हमारे होते हैं अलग अलग एंजाइम से। कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं वो आपने देख ली, माइक्रोसोमल, और दूसरी कौन सी हो गई, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब एक क्लास आती है एंजाइम्स की जिसे बोलते हैं ये साइटोक्रोम P40 एंजाइम। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज साइटोक्रोम P40 एंजाइम्स। तो अब ये साइटोक्रोम P40 का क्या काम होता है, इन्हें बोलते हैं, ये देखिए शॉर्ट में ऐसे आपको कहीं भी लिखी मिलेंगी बुक्स के अंदर, C/P और 450, साइटोक्रोम P450। तो इसमें ये देखो क्या है, CY का क्या मतलब हुआ, साइटोक्रोम। इसका क्या मतलब हुआ, P का मतलब होता है पिगमेंट, ऐसा जो कि कितनी वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करे, 450 को। तो इसमें ये क्या होती है, इसकी सुपर फैमिली होती है, और ये इसकी फैमिली होती है। जो दूसरा डिजिट होता है इसमें, ये फैमिली होती है इसकी। और जो तीसरा डिजिट होता है ये रिप्रेजेंट करता है इसके स्पेसिफिक आइसोफॉर्म को। तो फेज 1 रिएक्शंस में मेनली साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की सुपर फैमिली मदद करती है। अब ये एंजाइम्स कौन कौन सी होती हैं ये हम देखते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन सी एंजाइम आ गई, 3A4 आ गई, साइटोक्रोम P3A4। तो ये कौन से करती हैं, कम से, ये देखिए कौन कौन से ड्रग्स आ गए, सबस्ट्रेट। अब इंड्यूसर और इनहिबिटर मैंने आपको नहीं बताया, अब आपको थोड़ा सा इंड्यूसर और इनहिबिटर के बारे में आइडिया दे देता हूँ। इंड्यूसर क्या होता है, किस तरीके से होता है। जैसे मानिए इंड्यूसर का क्या मतलब है, एक आपने कोई भी दवाई दी जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होना था। इसके साथ आपने कोई दूसरी दवाई भी दे दी, ये ड्रग ए है, ये ड्रग बी है। ये गया, इसने क्या किया, बी वाले ड्रग ने माइक्रोसोमल एंजाइम्स का नंबर को बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। ए का मेटाबॉलिज्म है फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म होने वाला है माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा, जब जल्दी मेटाबोलाइज होगा तो जो प्लाज्मा है हमारा, जो ब्लड है उसके अंदर एंजाइम का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है बहुत जल्दी कम होगा। जल्दी कम होगा तो असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्दी उसका जो इफेक्ट है वो वैनिश हो जाएगा। तो ये वाली चीज होती है। तो इंड्यूसर क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म को ये इंड्यूसर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे, माइक्रोसोमल एंजाइम्स के नंबर को बढ़ा के। अब दूसरी चीज आ जाती है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं। जैसे इंड्यूसर है इसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं आपके इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स का जो भी नंबर होता है वो कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म देर में होता है उसका, देर में होता है तो प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा टाइम के लिए रहती है। ज्यादा टाइम के लिए रहती है तो उसका एक्शन भी ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, जो एक्शन होगा, रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये होता है आपके इंड्यूसर और इनहिबिटर में फर्क। अब आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल हैं कौन कौन सी हो गई एंजाइम्स जो कि इंड्यूस करती हैं। इस एंजाइम के देखिए एग्जाम्पल आ गए, इसका एक निमोनिक है जैसे GPRS सेल फोन, पहले के टाइम पे चलता था GPRS, तो जैसे जीपीआरएस सेल फोन। तो ये कुछ ड्रग्स के नाम हो गए, ग्रिसियोफुल्विन, फेनिटोइन, रिफेम्पिसिन जो कि एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग में भी पॉलीहाइड्रोकार्बन्स होते हैं कुछ जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। फिर अगला ड्रग आ गया कार्बामाजिपिन और फेनोबार्बिटोन। ये कुछ एंजाइम इंड्यूसर्स हो गए। अब हमने इंड्यूसर्स जान लिए तो कुछ एग्जाम्पल हमें इनहिबिटर्स के भी जानने पड़ेंगे। इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए इनहिबिटर्स के लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूं, एंजाइम इनहिबिटर्स।
अब जैसे देखिए एक एंजाइम है कोई, तो अभी आगे पहले इनहिबिटर्स समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अब आ गए आपका ये एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका निमोनिक है वो है जैसे कि विक्की कौशल, आपको पता है एक फेमस एक्टर है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो विक्की कौशल कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आ गए, बी से आपका हो जाता है बेलप्रोएट, के से आपका हो जाता है एंटी फंगल ड्रग, सी से आपका हो जाता है फिर आगे एक और सी है, इससे हो जाता है साइप्रो फ्लॉक्सासिन। फिर ई है, ई से आपकी एंटीबायोटिक हो जाती है एक और एरिथ्रोमाइसिन। फिर आपका है ये आई, और आई से आपको पता ही है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपकी आइसोनियासिड हो गई। तो ये हो गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके एंजाइम इनहिबिटर्स के। हमने इससे पहले एंजाइम इंड्यूसर्स के एग्जाम्पल देखे, फिर एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल देखे, तो ये हमने समझ लिया। अब आगे एक चीज आती है इसके बाद कि भाई ये एंजाइम का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके सिग्निफिकेंस को एक बार समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उससे समझते हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, यहाँ पे बारी आ जाती है समझने की। ड्रग इंटरेक्शन, कैसे दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। देखो ड्रग इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए ये एक एंजाइम है आपकी, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हमने एंजाइम लिए साइटोक्रोम P450। ये एक क्लास ऑफ एंजाइम्स होती है। ठीक है। अब इसको क्या होता है, हमने इसके साथ एक और ड्रग दिया हुआ है जो कि इसी से मेटाबोलाइज होता है। उस ड्रग का नाम है, इस ड्रग का नाम है वॉरफेरिन। वॉरफेरिन के बारे में आपने सुना होगा, एंटीकोएगुलेंट ड्रग होता है। तो वॉरफेरिन है ये एंटीकोएगुलेंट होता है। तो इसको हमने एंजाइम के साथ दिया। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे इसके साथ एक और ड्रग हमने दे दिया वॉरफेरिन के साथ में। मान लो एक ड्रग हमने ये दिया है यहाँ पे जो कि इसी सेम एंजाइम से वो होता है मेटाबोलाइज, रेफेम्पिसिन दे दिया। रेफेम्पिसिन क्या करेगा अब जाके, ये इंड्यूसर है, तो इंड्यूसर क्या करेगा, ये जाएगा माइक्रोसोमल एंजाइम्स का नंबर बढ़ा देगा, जल्दी मेटाबोलाइज होगा ड्रग। जल्दी मेटाबोलाइज होगा तो उससे क्या होगा कि ये जल्दी से कम हो जाएगा प्लाज्मा में। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा इसका, वो कि इसकी ज़्यादा डोज हमें देनी पड़ेगी। तो एक ड्रग हमने ये पढ़ा रिफेम्पिन। अब यहाँ पे दूसरा ड्रग देते हैं जो कि मान लो इसका इनहिबिटर है। दूसरा ड्रग मान लेते हैं इसके साथ हमने दे दिया जो कि इनहिबिटर है इसका। ये ड्रग हो गया मान लो
नंबर 2, इस ड्रग का नाम हो गया, जैसे P450 का इनहिबिटर कोई भी दे दिया हमने साथ में, फ्लूकानेजोल, ये एक वो हो गया, एंटी फंगल ड्रग दे दिया। या फिर ग्रेप फ्रूट जूस भी होता है। तो ये क्या है, इनहिबिटर है इसका, ठीक है, हमने ये दिया। अब इनहिबिटर क्या क्या करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म देर में होगा। तो अब देखो इसका रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो वॉर्फेरिन है हमारी, वॉर्फेरिन है, जैसे वॉर्फेरिन हमने ड्रग दिया, रिफेम्पिसिन के केस में क्या था, हमें ज्यादा डोज देनी पड़ती वॉर्फेरिन की, क्योंकि ये इंड्यूस कर रही थी रिफेम्पिसिन हमारी साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को, जिसकी वजह से वॉर्फेरिन की हमें ज्यादा डोज देनी पड़ती उतना ही एक्शन लेने के लिए जो कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये ड्रग हमने साथ में दे दिया। अब इसके जब इनहिबिटर देंगे तो हमें देखो क्या देखने को मिलेगा, जब हम इसका इनहिबिटर साथ में देंगे तो एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, कि जो वॉर्फेरिन है उसका ज्यादा हमें वो देना पड़ेगा, वो ब्लड में बढ़ जाएगी, वॉर्फेरिन है उसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा। और जब इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एंटीकोएगुलेंट है, ये ब्लड को जमने नहीं देती है, तो हमें ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया किस तरीके से होता है, अगर इंड्यूसर दिया जाए तो और इनहिबिटर दिया जाए तो। इंड्यूसर के केस में क्या होगा, जो ड्रग है उसकी ज्यादा हमें डोज देनी पड़ेगी डिजायर्ड एक्शन देने के लिए, क्योंकि जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाए। इनहिबिटर्स में क्या होता है, एंजाइम्स का नंबर कम हो जाता है, देर में मेटाबोलाइज होता है, ज्यादा देर तक प्लाज्मा में रहता है, ब्लड में, अब ज्यादा देर तक रहेगा तो उसका एक्शन भी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड रहता है, जो कि नुकसानदायक भी हो जाता है कभी कभी। वही वॉरफेरिन के केस में हो रहा है। तो अभी हमने ये समझ लिया एग्जाम्पल से इंड्यूसर और इनहिबिटर का सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इन फैक्टर्स में कौन सा आ जाता है, पहला एज। एज में देखिए कैसे फर्क पड़ता है, जब बच्चा छोटा होता है जैसे कि इन्फेंट है, और दूसरी स्टेज क्या होती है, कोई अडल्ट है। तो इन्फेंट्स में देखो क्या होता है, इन्फेंट्स में जैसे कोई बच्चा जब छोटा होता है तो सारी जो एंजाइम्स होती हैं उसकी, साइटोक्रोम P450 की क्लास ऑफ एंजाइम्स ये होती हैं, वो पूरे अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता ड्रग का, तो साइड इफेक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए बहुत क्लोजली इनमें डोज मॉनिटर की जाती है। तो ये वाली चीज़ होती है कि मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो होता है इन्फेंट में, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह डेवलप नहीं हुई हैं, तो डोज भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के देनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। अब अडल्ट है, अडल्ट का केस तो हो गया दूसरा। दूसरा एक और जो स्टेज आती है वो आती है एल्डरली पेशेंट्स की, जो लोग बूढ़े हो गए हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, जो मेटाबोलाइज करने की टेंडेंसी होती है, जो एंजाइम्स होती हैं, साइटोक्रोम P450 हो गई या क्या हो गई, इनके नंबर क्या है ना, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम्स का नंबर इनमें हो जाता है कम। अब एंजाइम्स कम हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, ढंग से मतलब मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ज़्यादा देर तक प्लाज्मा में रहेगा, तो और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं, ये दिक्कत इन्हें हो सकती है। ये एल्डरली पेशेंट्स में होता है। तो पहला फैक्टर एज देख लिया हमने किस तरीके से मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। अब दूसरी चीज है जो इसमें वो समझने वाली, दूसरा जो फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है क्रॉनिक लिवर डिसीज। हमने पढ़ा कि 80% दवाइयों का मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होगा हमारे, कुछ का होगा जो किडनी, लंग्स या फिर दूसरी साइड्स में होगा, ब्लड वेसल्स वगैरह में, लेकिन 80% का लिवर में होगा। अब मान लो किसी को लिवर की ही प्रॉब्लम है,
लिवर की बीमारी है बहुत लंबे समय से, तो क्या होगा, ढंग से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा ड्रग का, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, प्लाज्मा में ज्यादा देर रुकेगी ड्रग, प्लाज्मा में ज्यादा देर रुकेगी तो क्या होगा, सीरियस साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ये चीज हो सकती है। अगला क्या फैक्टर आ जाता है, तीसरा फैक्टर आ गया, जैसे कि कोई एडवांस हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो उसमें भी किस तरीके से मेटाबॉलिज्म हमारा अफेक्ट होगा। जब हार्ट उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा, सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं हो रहा उसका, जब सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ढंग से ड्रग नहीं पहुंच पा रहा है कई साइड्स पे, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हैम्पर होगा। अगली चीज क्या आ गई, इंटरेक्शन हो गया, इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स, साथ में कौन सा ड्रग दिया जा रहा है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म का रेट किसी ड्रग का स्लो होगा या फास्ट होगा। हमने एक चीज पढ़ी अभी तक, जो चीज हमने पढ़ी अभी, हमने एग्जाम्पल एक देखा था ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का, इंड्यूसर्स और उसके इनहिबिटर्स के प्रेजेंट में किस तरीके से एक ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा था, तो सेम चीज इसमें। अगला फैक्टर क्या आ गया, जेनेटिक्स। कुछ लोगों में जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होती हैं, इनके ओवर एक्सप्रेशन होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, फास्ट मेटाबोलाइजर्स। कुछ लोग होते हैं जिनमें जन्म से ही जीन्स वगैरह नहीं है जो कि इन एंजाइम्स को डेवलप करने में मदद करते हैं, इनमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्लो मेटाबोलाइजर्स। तो एक फैक्टर ये भी हो गया कंसिडर करने वाला। इससे अगला कौन सा फैक्टर हो गया, इंटरेक्शन हो गया, जीन्स हो गई, और अगला फैक्टर कौन सा हो गया, इससे अगला फैक्टर हो गया न्यूट्रिशन। किस तरीके का हम खाना लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा कोई, ऐसा कोई फूड हमने साथ में तो नहीं ले लिया, जैसे ग्रेप फ्रूट जूस मैंने अभी बताया था, वो क्या है, इनहिबिटर है, तो उसके साथ अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जो कि उसी एंजाइम से वो हो रही है मेटाबोलाइज, तो उसके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी। तो ये न्यूट्रिशन का इस तरीके से फर्क पड़ता है। तो अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। पहले हमने चैप्टर में जाना कि मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या होता है, ड्रग को वाटर सॉल्युबल बनाना, ना कि ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव में करना। कुछ भी हो सकता है ड्रग के साथ, एक्टिव से एक्टिव भी, एक्टिव से इनएक्टिव भी, इनएक्टिव से एक्टिव भी। उसके बाद हमने जाना मेटाबॉलिज्म में टू फेजेस में होता है। जैसे पहले आ जाते हैं हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, फेज वन रिएक्शन, दूसरे होते हैं फेज टू रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन में हमारा क्या होता है, किसी भी ड्रग के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच करने का काम। फेज टू में क्या होता है, उसका कंजुगेशन, जिससे कि वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एक्सक्रीशन के लिए तैयार हो जाए वाटर सॉल्युबल होके। फेज थ्री होता है किसी किसी बुक्स में, जिसमें क्या होता है, इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उस वाटर सॉल्युबल को कन्वर्ट करने के बाद बाहर निकाल देते हैं ड्रग को, जिससे कि वो बाइल में या फिर यूरिन में जाके सॉल्युबल होकर बाहर निकल जाए बॉडी से। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किन किन एंजाइम से होता है। एंजाइम्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरी कौन सी होती है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, जो प्रेजेंट नहीं होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म वगैरह में फ्रीली फ्लोटिंग या कहीं पर भी दूसरी जगह प्रेजेंट होती हैं, वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हो गई। फिर हमने इनके एंजाइम्स के वो देखे एग्जाम्पल्स। फिर हमने देखा था किस तरीके से इनके कुछ इंड्यूसर्स होते हैं जो कि इन्हें इंड्यूस कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि इनके साथ कोई भी ड्रग दिया जाता है तो वो जल्दी मेटाबोलाइज होता है, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन जल्दी कम हो जाती है उसकी, तो असर उतना नहीं आ पाता जितनी देर तक आना चाहिए। और अगर कोई इनहिबिटर दे दिया जाए साथ में तो असर ज्यादा देर तक आएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो गया, वो टूट ही नहीं रहा है, ब्लड में घूमे जा रहा है, तो ये वाली चीज हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल लेके हमने समझा था इंड्यूसर्स और इसको। फिर हमने पढ़े थे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। तो ये हमारा आज का लेक्चर था ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे ड्रग एक्सक्रीशन के ऊपर।